वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं वेव एम साउंड का पार्ट नंबर 2। दोस्तों इससे पहले हमने पहले वाले जो 25 क्वेश्चन हैं वो इसके पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 2 है इसके अंदर अपन जो 26 वाले क्वेश्चन है उसे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी देख लें। और शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि आपको इस 26वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग Vm तथा शुष्क वायु में ध्वनि का वेग Vd है तो दाब तथा ताप की एक समान परिस्थितियों में, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी एक तो मॉइस्ट एयर है और एक है डेरी एयर, इन दोनों के अंदर दोस्तों साउंड की वेलोसिटी क्रमशः Vm एवं Vd है। और दोस्तों जो प्रेशर है एवं टेम्परेचर है उनको दोस्तों समान यानी सेम कंडीशन में रखा जाता है, यानी एक समान परिस्थिति में रहते हैं। तो आपको बताना है Vm एवं Vd में के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए वाला, क्योंकि दोस्तों जो Vm का मान होगा वो Vd से अधिक होगा, यानी आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होगा शुष्क वायु से। दोस्तों ये क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वायु के अंदर आर्द्रता का मान बढ़ता है यानी वायु के अंदर नमी बढ़ती है दोस्तों इसकी डेंसिटी यानी घनत्व का मान कम हो जाता है। दोस्तों जैसे ही घनत्व का मान कम होगा तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वह घनत्व के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रूट डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है वेलोसिटी। तो जैसे ही डेंसिटी के मान में कमी होगी यानी रो के मान में कमी आएगी तो वेलोसिटी का मान बढ़ जाएगा, यानी आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग यानी अधिक हो जाता है। तो यानी Vm का मान Vd से अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 27वां क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में निम्न गुण के अध्ययन से अंतर कर सकते हैं। यानी दोस्तों हमारी ट्रांसवर्ज एवं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनके अंदर दोस्तों किस प्रकार से अपन डिफरेंट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से डिफरेंट कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो पोलराइजेशन होता है यानी ध्रुवण होता है उसके द्वारा अपन अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो व्यतिकरण विवर्तन एवं परावर्तन होता है वो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि दोस्तों जो ध्रुवण होता है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही पाया जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा ध्रुवण नहीं होता है। तो जैसे ही दोस्तों जो तरंगे यानी ध्रुवण को प्रदर्शित करेंगी वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगी और जो तरंगे हमारी ध्रुवण को प्रदर्शित नहीं करेंगी वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएंगी। तो ध्रुवण के अध्ययन से दोस्तों अपन लॉन्गिट्यूडनल एवं हमारे जो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं उन दोनों के अंदर डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में ध्वनि की तीव्रता के बढ़ने का कारण है। यानी दोस्तों हमारे नाइट के समय में क्या होता है कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको बतानी है किसके कारण से वो इंक्रीज होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी वायु के घनत्व में वृद्धि के कारण। दोस्तों क्या होता है कि रात्रि के समय दोस्तों हमारे जो एयर होता है यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण यानी इसका घनत्व बढ़ जाता है और घनत्व के बढ़ने के कारण हमारी जो ध्वनि की तीव्रता होती है यानी साउंड की इंटेंसिटी होती है उसका मान इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, सोनार से उत्सर्जित तरंगें होती हैं। यानी दोस्तों हमारा जो सोनार होता है उससे उत्सर्जित तरंगें होती हैं वो आपको बतानी है कौन सी होती हैं। दोस्तों वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी वाली, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जो दोस्तों याद रखना जो हमारा सोनार होता है उससे जो उत्सर्जित किरणें होती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 वेव्स दी हुई हैं, एक तो कैथोड किरणें, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो आपको बताना है इनमें से किसके संचरण के लिए दोस्तों आपको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए दोस्तों याद रखना मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों मीडियम का रिक्वायर मीडियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब 31 क्वेश्चन है,
किसी तरंग के गर्त पर स्थित कण को माध्यम स्थिति तक लाने में लगा समय होगा यदि टी दोलन काल है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक हमारी तरंग है यानी वेव है दोस्तों, उसका जो गर्त वाला भाग होता है उस पर स्थित कण को यदि माध्यम स्थिति तक लाने में दोस्तों जो समय लगता है वो आपको बताना है कितना होगा। दोस्तों आपको दिया हुआ टाइम पीरियड टी है। यानी दोस्तों टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी वेव को यानी एक कंपन को करने में जो लगा समय होता है वो ही टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कण को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय हमें दिया हुआ है दोस्तों वो टी दिया हुआ है। तो यदि दोस्तों कण यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो उसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा T/4, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो डिस्टेंस है वो जो एक कंपन की जो डिस्टेंस होती है केवल उसका चौथा हिस्सा है। तो दोस्तों हमारा जो टाइम हो जाएगा वो भी हमारा इसका 1/4 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो कण को समय लगेगा वो लगेगा T/4। अब आपको दिया हुआ है 30 क्वेश्चन में, यानी 32वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जल में तरंगें होती हैं यानी वाटर वेव आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों हमारी जो वाटर होती है यदि उसके अंदर वाले भाग में पूछे जाए तो दोस्तों अंदर वाले भाग में तो केवल हमारी अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो जल की सरफेस होती है यानी सतह होती है उस पर दोस्तों हमारी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो जल के अंदर दोस्तों जो हमारी वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एवं ट्रांस वेव दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी बोथ है। निम्न में कौन सा समीकरण परगामी यानी ट्रेवलिंग तरंग को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो तीन इक्वेशन दी हुई हैं ए बी व सी वाली, तीनों इक्वेशन हमारी जो हमारी ट्रेवलिंग वेव होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि डी वाली जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारी परगामी तरंग को प्रदर्शित नहीं करती। क्योंकि दोस्तों हमारे जो परगामी तरंग का जो सामान्य इक्वेशन होता है वो y=a साइन या कॉस और कोष्टक में होता है ओमेगा टी प्लस माइनस का kx। दोस्तों यहाँ पर यदि हम जानते हैं जो v का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है वो तो हमारा ओमेगा अपॉन में क्या होता है, तो यहाँ से ओमेगा=v प्राप्त होता है। तो ये मान यदि दोस्तों इस इक्वेशन में अपन रखते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन या कोस, और दोस्तों v की जगह अपन यानी ओमेगा की जगह v के रखेंगे तो दोनों इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट में तो हमारा के तो कॉमन हो जाएगा और कोष्टक में बचेगा यहाँ पर तो हमारा बचेगा t और यहाँ पर बचेगा हमारा x, यानी vt दोस्तों और x बचेगा। तो यानी दोस्तों ये जो इस इक्वेशन की तुलना करते हैं अपन तीनों वाले से दोस्तों, यानी पहले वाली तीन इक्वेशन में प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन की इक्वेशन है वो हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी ये जो हमारी इक्वेशन होती है वो ट्रेवलिंग वेव को प्रदर्शित नहीं करती। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों का गमन होता है क्योंकि माध्यम में निम्न गुण होता है। यानी दोस्तों कोई मीडियम दिया हुआ है, यदि उसके अंदर हमारी अनुदैर्ध्य यानी तरंगे यानी दोस्तों हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं उसका दोस्तों यदि ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसके अंदर दोस्तों प्रत्यास्थता का गुण होता है वो हमें अवश्य पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि कोई मीडियम के अंदर एलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता पाई जाती है तो ही अनुदैर्ध्य तरंगे उस मीडियम के द्वारा यदि ट्रांसमिशन कर सकते हैं यानी उसका संचरण हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, वह तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं वह होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई आपको वेव दी हुई है उसके अंदर दोस्तों जो पार्टिकल है वो हमारी तरंग संचरण की डायरेक्शन है यानी तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत कंपन कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये वेव कौन सी है। दोस्तों ये वेव हो जाएगी अनुप्रस्थ, क्योंकि दोस्तों हमारी अनुप्रस्थ तरंगों के अंदर ही जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी ट्रांसवेज जो हमारी वेव होती हैं वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग का समीकरण y दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर x एवं यानी y सेंटीमीटर में है और t सेकेंड में है तो तरंग का वेग होगा। देखिए दोस्तों जो तरंग का यानी वेग होती है उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था v होता है हमारा ओमेगा अपॉन में k। और दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना अपन इससे करते हैं यानी y साइन ओमेगा टी
यानी प्लस माइनस के एक्स। यदि दोस्तों इससे इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्स का जो दोस्तों जो गुणांक होता है वो हमारा के का मान होता है और टी का गुणांक होता है वो हमारा ओमेगा का मान होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में दोस्तों में टी का गुणांक दिया हुआ है 200 यहाँ पर दिया हुआ है और पाई हो जाएगा इनके 200 पाई। तो ओमेगा का मान हो जाएगा हमारा 200 पाई। और दोस्तों जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है के का मान। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर 0.5 पाई है तो एक्स का मान हो जाएगा 0.5 पाई। यदि दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 200 को यदि अपन 0.5 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 400। तो यहाँ पर दोस्तों यदि इस इक्वेशन से द्वारा अपन यदि वेव वेलोसिटी निकालते हैं तो हमें 400 सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रगामी तरंग का अवलोकन बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु पर क्रमागत सुरंगों के मध्य का समय अंतराल 0.2 सेकंड है तब। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक प्रगामी तरंग है, उसके दोस्तों हमारे जो क्रम से दो सुरंग है वाले भाग होते हैं, यानी जो सुरंग वाले भाग होते हैं उनके मध्य दोस्तों आपको समय अंतराल दिया हुआ है 0 सेकंड दिया हुआ है 0.2 सेकंड। दोस्तों हम जानते हैं एक गर्त से या दूसरे गर्त तक या एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक जाने में दोस्तों जो कंपन हो जाता है वो हमारा एक कंपन हो जाता है। यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है यानी समय होता है दोस्तों वो हमारा टाइम पीरियड होता है। तो यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा इसका आवर्तकाल है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो होती है हमारी 1/t के। तो यानी कि जो आवर्ती हो जाएगी वो जाएगी 1/0.2। तो इसको अपन ले सकते हैं 5। तो दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो हमें 5 हर्ट्ज प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों वैसे अपन बात करते हैं यानी ए वाले ऑप्शन में हमें वेवलेंथ दी हुई है और सी वाले में वेलोसिटी और डी वाले में वेवलेंथ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें वेलोसिटी का मान नहीं दिया हुआ है। तो यदि वेलोसिटी का मान नहीं है तो अपन वेवलेंथ का मान वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 हर्ट्ज, क्योंकि हमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी तरंग के दो लगातार सुरंगों के बीच कालांतर होता है। यानी दोस्तों जो हमारी कोई भी एक तरंग है उसके लगातार दोस्तों ये दो सुरंग होते हैं यानी जो हमारे उच्चतम बिंदु होते हैं उनके मध्य दोस्तों हमारा जो कालांतर होता है वो आपको बताना है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं ये जो एक कंपन होता है और एक कंपन के अंदर दोस्तों जो हमारा कलांतर होता है वो होता है 2 पाई, यानी एक कंपन के दौरान जो बनाया गया यानी कला का मान होता है दोस्तों वो 2 पाई होता है। यदि आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं यानी दोस्तों हमारा जो एक, लेकिन दोस्तों इसको आप डायरेक्ट याद रखना जो हमारा यानी एक सुरंग से दूसरे सुरंग के बीच का जो कलांतर होता है वो होता है 2 पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वे तरंगें होती हैं जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है, जिनका वेग अधिक होता है या जिनका आयाम अधिक होता है। यानी दोस्तों हमारी जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है यानी जो हमारी परा ध्वनिक यानी कि वेव होती हैं दोस्तों वो कौन सी होती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी मैन कैन नॉट हेयर। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि चंद्रमा पर एक हुए बड़े विस्फोट को पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता क्योंकि विस्फोट बहुत अधिक आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे नहीं सुना जा सकता। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या चंद्रमा के वायुमंडल द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लिया जाता है या पृथ्वी के वातावरण द्वारा ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारे जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों हमारा जो मीडियम है उसकी रिक्वायर्ड होती है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो पृथ्वी होती है ये चंद्रमा होती है, इसका ये एटमॉस्फेयर है और ये इसका एटमॉस्फेयर, बीच में दोस्तों यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण दोस्तों हमारे जो चंद्रमा पर कोई भी विस्फोट होता है तो उसकी जो ध्वनि है वो चंद्रमा यानी पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि बीच के अंदर दोस्तों कोई भी मीडियम नहीं होता है। और हम जानते हैं साउंड के ट्रांसमिशन के लिए
ट्रांसमिशन के लिए यानी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य नहीं पाया जाता। तो इसके कारण जो हमारी चंद्रमा पर जो विस्फोट होता है वो हमें पृथ्वी पर नहीं सुनाई दे सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 41वां क्वेश्चन है, y1 इजल टू, दोस्तों ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और y2 इजल टू ये इक्वेशन दी हुई है। तो दो तरंगें दी हुई हैं, तो दोनों तरंगों के बीच कलांतर होगा, यानी दोस्तों जो हमारी y1 दी हुई है उसके अंदर साइन दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है उसके अंदर कोस दिया हुआ है। दोस्तों याद रखना साइन एवं कोस के मध्य जो कला होती है वो होती है हमेशा π/2 की, क्योंकि दोस्तों हमारे जो कोस है इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा हमारा साइन है और फिर ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये हो जाएगा माइनस के π/2। तो दोस्तों अब यदि इसकी और इसकी अपन कला की तुलना करते हैं तो इस कला के अंदर यानी π/2 का अंतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी यदि आपको एक इक्वेशन कॉस के अंदर दी हुई हो और दूसरी इक्वेशन साइन के अंदर दी हुई हो तो उनके अंदर दोस्तों हमारे जो फेज डिफरेंस होता है यानी कलांतर होता है वो कितना होता है π/2 का होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप इसकी कला में परिवर्तन होगा, यानी दोस्तों ये आपको बताना है कि कोई हमारी एक वेब है वो दोस्तों रिफ्लेक्ट होती है रिजिड सपोर्ट से, यानी दोस्तों हमारी दृढ़ सिरे से परावर्तित होती है तो उसके दौरान आपको बताना है कि जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यानी फेज आपको बताना है। तो दोस्तों उस समय होता है वो होता है पाई। दोस्तों याद रखना जैसे हमारी कोई बांसुरी होती है और यदि अपन उसको बजाते हैं दोस्तों इसका दूसरा सिरा यदि हमारा खुला होता है तो उसकी दोस्तों जो कला होती है वो हमारी कलांतर यानी जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, यानी जाने वाली तरंग और आने वाली तरंग होती है परावर्तित तरंग, उन दोनों के अंदर कलांतर जीरो होता है। यदि दोस्तों ये सिरा इसका बंद होता है यानी ये सिरा यानी दृढ़ सिरा होता है तो उस समय हमारा जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, यानी उस समय जाने वाली तरंग और जो हमारी परावर्तित होकर आने वाली तरंग उनके अंदर जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होता है। तो याद रखना दृढ़ सिरे से परावर्तित होने वाली जो तरंगें होती हैं उनके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनी हुई डोरी में परगामी तरंगों का समीकरण y इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो कण का अधिकतम वेग होगा, यानी दोस्तों आपको जो इक्वेशन दी हुई है हमारी ट्रेवलिंग वेग की वो में ये दी हुई है और आपको पूछा गया है कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए दोस्तों जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी का यानी फॉर्मूला होता है, यानी जो पार्टिकल होता है ये यानी कि किस वेलोसिटी इस प्रकार से गति कर रहा है यहाँ पर उसका फॉर्मूला हमारा सामान्य फॉर्मूला ये होता है, बाहर होता है हमारा ओमेगा की और कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं सरल आवर्त गति के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि जो माध्यम होता है उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो माध्यम स्थिति पर होती है, यानी पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो माध्यम स्थिति पर होती है। और यहाँ पर हम जानते हैं एक्स का मान 0 होता है, तो यानी कि जहाँ पर विस्थापन 0 होगा वहाँ पर वेलोसिटी का मान मैक्सिमम होगा, तो v मैक्सिमम हो जाएगा। यदि यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है ओमेगा ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैक्सिमम वेग हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ए ओमेगा, याद रखना। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि द्रव्य की सतह पर बनने वाली यांत्रिक तरंगें होती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि द्रव्य के अंदर जो तरंगें होती हैं वो होती है हमारी अनुदैर्ध्य, लेकिन दोस्तों हमारी जो इसकी सरफेस होती है यानी द्रव्य की जो सतह पर जो तरंगें पाई जाती है वो हमारी अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवेज एवं लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की वेव होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी द्रव्य की सतह पर जो तरंगें पाई जाती हैं वो बहुत ही पाई जाती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर y एवं x सेंटीमीटर में है तथा t सेकेंड में है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों हमारी ट्रांसवेज के अंदर जो वेव है की जो इक्वेशन है उससे आपको फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है f इजिकल टू वो होता है हमारा ओमेगा अपॉन में 2 पाई होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी ट्रेवलिंग वेव होती है यानी दोस्तों हमारी जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसकी जो सामान्य इक्वेशन होती है वो y इजिकल टू ए, फिर यहाँ पर होता है साइन ए और दोस्तों यहाँ पर होता है ओमेगा टी
प्लस माइनस के एक्स। तो दोस्तों यानी कि जो टी का गुणांक होता है दोस्तों वो हमारा ओमेगा होता है। तो इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि टी का गुणांक आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये 2 है और ये पाई मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो जो ये ओमेगा का मान हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई। इसको अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 पाई से ही, तो जो फ्रीक्वेंसी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो दोस्तों इस इक्वेशन के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, एक तरंग का आयाम स्रोत से r दूरी पर a है तथा 2r दूरी पर आयाम होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई तरंग है, तो हमारी दोस्तों जो परंगामी तरंग होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, यानी धीरे धीरे दोस्तों इसका आयाम कम हो जाता है। तो आपको बताना कि यदि r दूरी पर इसका आयाम a है तो 2r दूरी पर इसका आयाम बताना है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना जो आयाम होता है a वो दूरी के यानी जो हमारी डिस्टेंस होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दोस्तों दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आयाम का मान कम होता जाता है। तो यदि दूरी को 2 गुना किया गया है तो आयाम का मान हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कणों के लिए समय विस्थापन का संबंध निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। तो दोनों कणों के कंपनों से उत्पन्न तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको 2 कणों के लिए विस्थापन समय जो ग्राफ है यानी दोस्तों उनकी इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन से आपको तीव्रताओं का अनुपात बताना है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो हमारी आयाम की स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इसके कारण दोस्तों हमारी I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो जाएगा वो हमारा A1 अपॉन A2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारे इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा A1 का मान आपको दिया हुआ है 0.06 और अपॉन में हो जाएगा A2 का मान 0.03 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। दोस्तों हमें प्राप्त होता है इसका मान 2/1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से I1 अपॉन में जो I2 हमें प्राप्त हो जाएगा वो 4/1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी I1 रेशियो I2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/1। यानी दोस्तों आप केवल इसका जो हमारा डायमीटर है यानी दोस्तों आयाम होता है उससे ही अपन इसकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी माध्यम से गुजरने वाली तरंग का समीकरण है y इक्वल टू दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर x तथा y मीटर में है तथा t सेकेंड में है। तो तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको वेवलेंथ बतानी है कितनी हो जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन में क्या होता है, यानी दोस्तों k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन में k। और दोस्तों हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के द्वारा दोस्तों जो k का गुणांक यानी x का गुणांक होता है वही हमारा k का मान होता है। दोस्तों इस इक्वेशन से अपन देखते हैं x का गुणांक में प्राप्त होता है वो 0.01 इंटू में पाई प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों लेमडा का मान यदि अपन निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 0.01 इंटू पाई। तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 को यदि 0.01 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 200। तो इस इक्वेशन के द्वारा अपन यदि वेवलेंथ निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 200 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, जितना दोस्तों इसको शेयर करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। जय हिंद दोस्तों।